गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लेके आए हैं मॉडर्न हिस्ट्री के पिलर सेकंड का पार्ट थ्री। और हमारे पिलर टू का जो नाम था राइज ऑफ रीजनल स्टेट, राइज ऑफ रीजनल स्टेट। और इसमें हमने पहले के लेक्चर में डिस्कस किए हैं कि हमको कितने टाइप की स्टेट पढ़ना है, सक्सेसर स्टेट, इंडिपेंडेंट स्टेट एंड न्यूली क्रिएटेड स्टेट। तो सक्सेसर स्टेट में हमने किस किस की बात कर चुके हैं, हम कार्नेटिक की बात कर चुके हैं, बंगाल की बात कर चुके हैं, अवध की बात कर चुके हैं और हैदराबाद की बात कर चुके हैं। और न्यूली क्रिएटेड स्टेट में हमको पढ़ना है मराठा, सिख और जाट। पार्ट टू में हम लोगों ने पिलर टू के पार्ट टू में हमने मराठाओं के बारे में कंप्लीट बात कर लिया था। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा सिख किंगडम। सिख किंगडम की बात करेंगे। और इंडिपेंडेंट स्टेट्स में हमको पढ़ना रहेगा मैसूर, राजपूत एंड केरल। ये हम आगे के पार्ट्स में लेके आएंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो पूरा सिख किंगडम के बारे में रहेगा, सिख किंगडम के बारे में। ठीक, तो हमेशा की तरह हम सिख किंगडम को भी 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। इसको मैप के थ्रू अपन आगे के उसमें देखते हैं। तो सिख किंगडम को भी हम ठीक, अब यहां पर हम स्टार्ट करते हैं। जो सिख किंगडम का अगर हम पूरा बात करें कि बेसिकली हम राइज ऑफ रीजनल स्टेट पढ़ रहे हैं, तो सिख किंगडम की हमारा ओरिजिन कहां से होता है, तो हम यहां पर बात करते हैं 1469 से। ठीक है, जो 1469 है बेसिकली इट इज एसोसिएटेड विद द बर्थ ऑफ गुरु नानक, बर्थ ऑफ गुरु नानक, गुरु नानक। और गुरु और सिख धर्म में कितने गुरु रहे हैं? 10 गुरु रहे हैं। तो लगभग लगभग हम इसको यहां तक मान सकते हैं डेथ ऑफ औरंगजेब तक। इस पॉइंट पे क्या हुआ था? डेथ ऑफ औरंगजेब, औरंगजेब। तो हमारा ये जो फेज है, ये वाला फेज कहां से? गुरु नानक जी के जन्म से लेके डेथ ऑफ औरंगजेब तक, इस वाले फेज को हम क्या नाम दे देते हैं? इसको हम बोल देते हैं कि बेसिकली जो एक ट्रांसफॉर्मेशन होगा इस पूरे पीरियड में। कितने गुरु हुए टोटल हमारे सिखिज्म में? 10 गुरु हुए हैं। अभी मैं आपको 10 गुरुओं के नाम भी याद करा दूंगा और उनसे एसोसिएटेड इंफॉर्मेशन भी दे दूंगा। हालांकि ये पार्ट मिडाइवल हिस्ट्री का होना चाहिए, लेकिन हम इसको यहीं पर कवर करेंगे क्योंकि यहाँ पर अगर हमने कवर कर लिया बाद में हमको फिर इसका कहीं टाइम मिलेगा नहीं कवर करने के लिए। तो ये जो फेज कहलाएगा, ये कहलाता है आध्यात्मिक, आध्यात्मिक से सैन्य चेतना, सैन्य चेतना। अगर हम इसको इंग्लिश में बात करें, इस ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम स्पिरिचुअल या स्पिरिचुअलिज्म टू मिलिट्रिज्म। ठीक, अब जो 1707 के बाद से जो टाइम हमारा आगे का अगर हम बात करें, तो ये टाइम आपका जाएगा कहां तक? 1801 तक। और 1801 से हम ये वाला जो टाइम पीरियड लेते हैं 1839 तक। और हम लगभग लगभग इसको यहां पर कवर कर लेते हैं 1848-49 तक। ठीक है, तो ये जो टाइम पीरियड है, मतलब औरंगजेब की डेथ से लेके ये जो पूरा टाइम है, यहाँ पर हम बोलते हैं, यहाँ पर अगर इसको हम एक शब्द में अगर नाम लिखना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं खालसा से, खालसा, खालसा से संप्रभु राज्य तक, संप्रभु राज्य, खालसा से संप्रभु राज्य तक। ठीक, और उसके बाद 39 का ये वाला जो फेज है, ये वाला आपका जो फेज आएगा, इसको हम लिख देते हैं सिख साम्राज्य का, सिख साम्राज्य का ब्रिटिश अधिग्रहण, मतलब ब्रिटिशर्स ने इसको कॉन्क्वेस्ट कर लिया था। तो इस फेज की अगर हम बात करें, तो इस वाले फेज में, इस टाइम पीरियड में हमको क्या क्या स्टडी करना है? इस फेज में हमको स्टडी करना है 10 गुरुओं के बारे में, 10 गुरु इन सिखिज्म। सिख धर्म में कौन कौन से गुरु हुए हैं? ठीक, उसके बाद अगर हम इसको और क्लासिफाई करते हैं, 1707 से लेके जो हमारा टाइम पीरियड 1716 का रहेगा, इस वाले पीरियड में
यहां पर एक नाम आता है जिसका नाम आता है बंदा बहादुर का। बंदा बहादुर। बंदा बहादुर ने 10वें गुरुओं के बाद मुगलों से, मुगल अथॉरिटी से क्या करा, संघर्ष किया। ठीक। उसके बाद जब बंदा बहादुर की डेथ हो गई, बंदा बहादुर के बाद ये जो टाइम पीरियड चलेगा हमारा 1733 तक, ये वाला टाइम पीरियड, इसको मैं मार्किंग कर दे रहा हूं, ये वाले टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं। ठीक। इस टाइम पीरियड को हम क्या बोलते हैं, बेसिकली यहां पर क्या किया गया था, यहां पर इनका परसिक्यूशन किया गया था, परसिक्यूशन, दमन किया गया था, बिखराव का पीरियड था ये। ठीक। और 1833 के बाद अगर हम बात करें 1748 तक, इसी पीरियड में, तो अगर इस पीरियड को हम बोलें तो बेसिकली क्या होता है, ये रीऑर्गेनाइजेशन वाला फेज होता है, रीऑर्गेनाइजेशन, रीऑर्गेनाइजेशन, पुनर्गठन वाला फेज कहलाएगा ये। ठीक। यहां पर आपका दल खालसा बनेगा, दल खालसा, जिसको हम सिख कन्फेडरेसी भी बोल सकते हैं। ठीक। फिर 1748 से लेके 1764, 1764 अगर हम इस पीरियड की बात करें तो इस पीरियड में, तो कलर चेंज कर लेते हैं, इस पीरियड में अगर हम बात करें तो ये जो पीरियड है, ये पीरियड आपका कहलाता है मिसल, मिसल, मिसल पीरियड। यहां पर हमारे अलग अलग 12 मिसल होती थी, उनका संगठन हुआ। ठीक। और 1764 के बाद से 17, इसको मैं बाहर लेके जा रहा हूं, 1799 तक पंजाब में क्या रहा, पंजाब पे इनका नियंत्रण हो गया था। ठीक है, कंट्रोल ओवर द पंजाब, कंट्रोल ओवर पंजाब, पंजाब। और 1799, और इनफैक्ट इस पीरियड में हमको किसका देखने को मिलता है, राइज ऑफ रंजीत सिंह, राइज ऑफ रंजीत सिंह। और रंजीत सिंह ने 1799 से लेकर 1739 तक, 1739 में रंजीत सिंह की डेथ हो गई थी, और इनकी डेथ के बाद इनका डिक्लाइन चालू हो गया था। और डिक्लाइन के बाद यहाँ पर इन्होंने दो अंग्रेजों के साथ दो युद्ध लड़े, फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर और सेकंड एंग्लो सिख वॉर। उसके बाद 1848 में ये वाला पूरा पार्ट किसके अंडर में चला गया, अंग्रेजों के अंडर में चला गया। तो जैसा कि हमने बोला कि हमने पूरे सिख एम्पायर को, हम सिख एम्पायर को कितने पार्ट में ब्रेक कर रहे हैं, हम सिख एम्पायर को 3 फेज में ब्रेक कर रहे हैं। हम सिख एम्पायर को 3 फेज में ब्रेक कर रहे हैं। एक ही गुरुओं वाला पीरियड हो जाएगा जहां 10 गुरुओं के बारे में बात की जाएगी। उसके बाद हमारे औरंगजेब की डेथ के बाद से कहां तक, 1839 तक की बात की जाएगी, जब इनका राइज होगा। ठीक है, और ये अपनी ग्लोरी पे पहुंचेंगे रंजीत सिंह के टाइम पर। और उसके बाद हम जो तीसरा फेज होगा, ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध, इनका, अंग्रेजों का इन पे अधिग्रहण हो जाएगा। तो बेसिकली हमने इसको कितने फेज में डिवाइड कर दिया है, हमने इसको 3 स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इसको कितने फेज में डिवाइड कर दिया, फेज 1 में, फेज 2 में, और एंड फेज 3 में, फेज 3 में। हमको ये तीनों फेज, इसी आज का क्लास का एजेंडा हमारा सिख किंगडम ही है, सिख किंगडम। किस तरीके से इनकी शुरुआत हुई, किस तरीके से ये धार्मिक गुरु के रूप में, ऐसे धार्मिक के रूप में स्टेब्लिश हुआ, फिर कैसे ये मिलिट्री में इंटर करे, कैसे इन्होंने राइज किया, और फिर इनका कैसे पतन हो गया। तो बेसिकली ये आपके पूरे लेक्चर का समरी है, स्ट्रक्चर है। ठीक। अब देखो यहां पर ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो गुरु नानक देव है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि पेपर 4 में गुरु नानक जी की फिलोसॉफिकल डायमेंशन दी हुई है, मतलब गुरु नानक आपको सिलेबस में दिए गए हैं। तो उस पॉइंट से मैं 10 गुरुओं को अपन यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे का पोर्शन कंटिन्यू करेंगे। ठीक। फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3। अब अगर हम आगे बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ सिख से स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री ऑफ सिख। ठीक। तो यहां पर सबसे पहले नाम आता है गुरु नानक जी का, गुरु नानक देव का, गुरु नानक देव का। ठीक है। सो वॉज कंसिडर एज अ फाउंडर ऑफ, वॉज फाउंडर ऑफ, फाउंडर ऑफ सिखिज्म, फाउंडर ऑफ सिखिज्म। ठीक। तो इनके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन आपके फैक्ट के रूप में आपको ध्यान रखना चाहिए। हम लिख रहे हैं गुरु नानक जी, गुरु
नानक जी। तो अगर हम इनका पहला पॉइंट की बात करें तो इनका जो टेन्योर होगा 1469 से लेके 1539 तक। इस पीरियड में हम इनकी बात करेंगे। ठीक है, तो इनका बर्थ हुआ था 1469 में, और इनकी जो डेथ हुई थी 1539 में। कहां पर हुई थी? करतारपुर। करतारपुर में इनकी डेथ हुई थी। और इस टाइम पीरियड को देख के हम एक चीज लिख सकते हैं कि बेसिकली ये किसके समकालीन थे? कंटम्परेरी टू बाबर। बाबर का टाइम पीरियड अगर आपको याद हो 1526 से 1530 तक बाबर के ये समकालीन हुआ करते थे। ठीक है, अब अगर हम देखो सिख की बात करें तो सिख का लिटरेचर मीनिंग, अगर हम लिटरेचर मीनिंग की बात करें तो होता है लर्नर ऑफ डिसिप्लिन। लर्नर ऑफ डिसिप्लिन। लर्नर ऑफ डिसिप्लिन। ठीक, इनका जो बर्थ की अगर हम बात करें, यहां पर इनका बर्थ कहां पर हुआ था? तलवंडी में। तलवंडी। ठीक है, ननकाना साहिब, तलवंडी में इनका जन्म हुआ। ठीक है, इनके कोर मैसेजेस की अगर हम बात करें, हालांकि इनकी पूरी फिलोसॉफी हमको पेपर फोर्थ में डिस्कस करना है, जब मैं पेपर फोर्थ डिस्कस करूंगा तब इनकी कोर फिलोसॉफी पे भी हम बात करें। इनका जो अगर कोर मैसेज की बात करें, कोर मैसेज में एक ही चीज बोलते हैं, नाम जपो, नाम जपो, कीरत करो और बंड छको। ठीक, ये इन्होंने क्या क्या इन्होंने प्रीच किया था? ठीक है, ही प्रीच्ड डॉक्ट्रिन ऑफ प्रीच डॉक्ट्रिन ऑफ मोनोथिज्म। मोनोथिज्म, एक ईश्वरवाद की बात करी थी इन्होंने। ठीक है, उसके बाद इन्होंने अपोज किस किस चीज का किया था? इन्होंने अपोज किया था, अगर हम इसके अपोज की बात करें तो अडोल वर्शिप, मूर्ति पूजा, सुपरस्टिशन, अंधविश्वास, सोशल ऑर्थोडॉक्सी। सोशल ऑर्थोडॉक्सी। ठीक है, इन्होंने एक टाउन भी बसाया था, फाउंडेड द टाउन, फाउंड या फाउंडेड टाउन करतारपुर। करतारपुर। ठीक, और इनमें एक इंफॉर्मेशन और लिख लीजिए आप, इन्होंने कई सारी यात्राएं करी। तो गुरु नानक देव अंडरटुक एक्सटेंसिव जर्नीज फॉर द प्रोपोगेशन ऑफ सिखिज्म। सिखिज्म के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने कई सारी यात्राएं करी, और इन यात्राओं को क्या बोला जाता है? उदासी बोला जाता है। उदासी, ये शब्द आपको याद रखना है। तो अगर सपोज ये 2 मार्कर में या 7 मार्कर में गुरु नानक जी के बारे में हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आता है तो बड़े आराम से लिख सकते हैं, लेकिन अगर हम पेपर 4 की बात करें तो उसके पर्सपेक्टिव इनके हमको फिलोसॉफिकल डायमेंशन भी डालने पड़ेंगे। तो सिखिज्म में पहले कौन हो गए? गुरु नानक देव। अगले हम गुरु की बात करें तो गुरु अंगद देव का नाम आता है। गुरु अंगद, गुरु अंगद देव। मैं आपको पूरे ये मेमोनिक से याद करा दूंगा, पहले आप इसको समझते हुए चलो। ठीक है, अगर अंगद देव की बात करें तो अंगद देव का जो टाइम पीरियड की अगर हम बात करते हैं तो 1539 से लेके आता है इनका 1552 तक का, ये इनका टाइम पीरियड आ जाता है। किसका? अंगद देव जी का। ठीक, तो इनके लिए अगर हम बात करें तो इनमें हमने पहला पॉइंट क्या लिख लिया? इनका ये पहला पॉइंट यही हो जाएगा। और हम दूसरे पॉइंट की बात करें तो गुरुमुखी स्क्रिप्ट, डेवलप्ड डेवलप्ड गुरुमुखी स्क्रिप्ट, गुरुमुखी लिपि करा, इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ लंगर, मतलब फ्री
किचन। और ये इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? अगर हम ऑब्जेक्टिव की अगर बात करें तो बेसिकली हम बोल सकते हैं कि प्रमोटेड सोशल इक्वालिटी, प्रमोटेड सोशल इक्वालिटी बाय चैलेंजिंग डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव को चुनौती देकर इन्होंने क्या करा? समाज में समानता स्थापित करने की कोशिश करी। डिस्क्रिमिनेशन एंड हायरार्की, ठीक है। इन्होंने क्या करा? ट्रेडिशन ऑफ मल्ल या मल्ल ट्रेडिशन किसके लिए? यूथ के लिए। और यूथ अखाड़ा वाला सिस्टम स्टार्ट किया। इनको लक्ष्मण देव के नाम से भी जाना जाता है, ऑल्सो लक्ष्मण देव, इनका दूसरा नाम लक्ष्मण देव भी बोल सकते हैं, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट बात, ये डिसाइपल ऑफ गुरु नानक, ये गुरु नानक जी के क्या थे? नानक के जी के शिष्य थे। वो कहाँ पैदा हुए थे? ये फिरोजपुर में पैदा हुए थे, पंजाब में। फिरोजपुर पंजाब में पैदा हुए थे, ठीक है। तो हमने दो गुरु देख लिए अभी तक, कौन कौन से? नानक अंगद। अब हम नानक अंगद अमर राम और अर्जुन बोलो, ये हम याद करा देंगे आपको। भी ये लेक्चर कंप्लीट हो गया। नानक अंगद अमर राम और अर्जुन के तो खरता को, इस तरीके से हम पूरा इसको याद कर लेंगे। तो हमारे जो थर्ड गुरु आएंगे, थर्ड गुरु की अगर हम बात करें, थर्ड गुरु में आता है अमरदास का नाम, अमरदास जी का नाम आएगा, ठीक। अमरदास जी का नाम आएगा। अमरदास जी का अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो इनका टाइम पीरियड 1552 से 1552 से लेके से लेके 1574 तक का टाइम पीरियड माना जाता है। इन्होंने क्या करा कि सिख समाज को पूरे 22 पार्टों में डिवाइड करके, ठीक है, 22 पीठों की स्थापना करी थी। और जिसको हम क्या बोलते हैं? मनजी बोलते हैं, मनजी, ये शब्द याद रखना, मनजी बोला जाता है। और ये टाइम पीरियड की देखें तो ही इज कंटम्परेरी, किसके समकालीन थे? ये अकबर के समकालीन थे, अकबर के समकालीन हुआ करते थे, ठीक। इनका जन्म कहाँ हुआ था? अमृतसर के गांव में हुआ था, अमृतसर के गांव में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने क्या प्रमोट किया था? इन्होंने प्रमोट किया था आनंद कारज मैरिज सिस्टम, आनंद कराज मैरिज, ठीक है। इसका मतलब ये था कि शादी ब्याह में बहुत ज्यादा पंप एंड शो करके खर्चा नहीं करना है, कम खर्चे में शादी कर ली जाए, ठीक। कंपोज आनंद साहिब, कंपोज आनंद साहिब, आनंद का गीत है ये, आनंद का गीत है, ठीक है। इन्होंने क्या कर? इनकरेज विडो मैरिजेस, इनकरेज विडो मैरिजेस, ठीक है। और किस चीज का इन्होंने अपोज किया? अगर अपोजिशन की बात करें, अमरदास अपोज किया इन्होंने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, अनटचेबिलिटी, फीमेल इन्फेंटिसाइड, और सती को अबॉलिश किया। उस पर्टिकुलर रीजन में अबॉलिशन ऑफ सती खत्म करने की कोशिश करी उस क्षेत्र में। तो हमारे पास तीन गुरु कौन कौन से हो गए? नानक अंगद अमर, नानक अंगद अमर। फिर हमारे फोर्थ गुरु जो आ जाएंगे, फोर्थ गुरु की अगर हम बात करें तो फोर्थ गुरु में जो नाम आता है वो नाम आता है रामदास जी का। किसका आएगा? रामदास जी का, रामदास जी का। रामदास जी का अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो ये 1574 से लेके 1581 तक का इनका टाइम पीरियड रहता है, ठीक है। इनके बारे में दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि ये क्या क्या है? ये दामाद थे, सन इन लॉ,
सन इन लॉ। किसके सन इन लॉ थे ये सन इन लॉ थे हम इनके क्या बोलते हैं, अमरदास के, अमरदास के सन इन लॉ थे। ठीक है, इन्होंने अमृतसर सिटी को फाउंड किया, फाउंडेड सिटी ऑफ अमृतसर 1577 में। अगर हम अमृतसर की बात करें तो अमृतसर के बारे में बोला जाता है, इनका नाम इस पर्टिकुलर जगह का नाम पहले हुआ करता था रामदासपुर, रामदासपुर। और पंजाबियों और ये सिखों का जो एरिया होता है उसको चक्क बोलते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, गुरु का चक्क भी बोलते थे, गुरु का चक्क, गुरु का चक्र। ठीक, और पहले इसका एक नाम और देखने को मिलता है, अमृत सरोवर, अमृत सरोवर, अमृत सरोवर भी नाम देखने को मिलता है। ठीक है, अब हुआ क्या, अब समझो इस बात की आगे की कहानी, इसमें भी ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इन्हीं के रामदास जी के समय में वहां पर एक हर मंदिर का निर्माण किया गया, हर मंदिर का फाउंडेशन रखा गया, हर मंदिर साहिब। ठीक है, जिसको बाद में जाके गोल्डन टेम्पल, स्वर्ण मंदिर भी बोला जाता है, स्वर्ण मंदिर भी बोला जाता है। इसकी फाउंडेशन किसने रखी थी, एक सूफी सेंट हुआ करते थे, सूफी सेंट, जिनका नाम था मियां मीर, जो कादरी सेक्ट के थे, कादरी सेक्ट के हुआ करते थे। इन्होंने इस मंदिर का क्या रखा था, फाउंडेशन रखा था, कादरी संप्रदाय के हुआ करते थे। बाद में इसी मंदिर पे महाराजा रंजीत सिंह द्वारा सोने का काम कराया गया, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, गोल्डन टेम्पल या स्वर्ण मंदिर पड़ गया था। ठीक है, अगर ये टाइम पीरियड की बात करें तो ये भी हमारे इस टाइम पीरियड में कौन है, अकबर ही है। तो अकबर, इनके कहने पर, रामदास जी के कहने पर अकबर ने पंजाब वाले क्षेत्र से 1 साल तक टैक्स नहीं लिया था। सो बेसिकली दिस इंफॉर्मेशन इज सफिशिएंट फॉर द 2 मार्कर एंड 7 मार्कर। अगर रामदास गुरु पे क्वेश्चन आता है तो, वैसे आने के चांसेस कम हैं। ठीक है, हम 5वें गुरु की बात करें, 5th गुरु की अगर हम बात करते हैं तो 5th गुरु में हमारा नाम आता है अर्जन देव का, अर्जन देव या अर्जुन देव भी बोल सकते हैं, अर्जन देव या अर्जन देव। अर्जन देव का जो टाइम पीरियड की अगर हम बात करें तो इनका जो टाइम पीरियड रहता है वो 1581 से लेके 1606 तक का टाइम पीरियड रहता है। और ये कौन थे, सन ऑफ रामदास। ठीक, कंपाइल्ड आदि ग्रंथ, इन्होंने आदि ग्रंथ को कंपाइल्ड किया है। ठीक है, कंप्लीट द कंस्ट्रक्शन ऑफ गोल्डन टेम्पल, कंप्लीटेड कंस्ट्रक्शन ऑफ गोल्डन टेम्पल। ठीक, और इन्होंने कई सारे अलग अलग और गांव भी, शहर भी बसाए हैं, तरन तारन, करतारपुर। ठीक, और इन्होंने क्या करा था, आध्यात्मिक टैक्स वसूलना चालू करता है, स्पिरिचुअल टैक्स, जो कि 1/10 होता था और उन्हीं के उद्धार के लिए यूज किया जाता था। ठीक है, और इनके संग घटना घटी थी कि इन्होंने क्या था, खुसरो का समर्थन किया था, ही सपोर्टेड खुसरो, इन्होंने खुसरो का सपोर्ट किया था, जिसके कारण जहांगीर ने इनको क्या दे दिया था, मृत्यु दंड दे दिया था। तो अर्जन देव के बारे में ये इन्फॉर्मेशन ठीक है। अब देखो, हम लोगों ने अभी तक क्या क्या याद कर लिया, हमने, देखो आपको इसको राइमिक फॉर्म में याद करना है। हम कैसे याद करें, नानक अंगद अमर राम और अर्जुन या अर्जन, ये 5 नाम हो गए, नानक अंगद अमर राम, नानक देव, अंगद देव, अमरदास, रामदास और अर्जन दास या अर्जुन दास। और अर्जुन के, अब आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हो कि अर्जुन के दुख हरता कौन। तो अगर आप हरने की बात करें, अर्जुन के दुख हैं और हरेगा कौन,
हरना मतलब छीन ले जाना, उनको सारे दुखों को हर लेना। तो जब अर्जुन के सारे दुख क्या हो गए, गो हो गए, हर दुख क्या हो गए, गो हो गए, गो। तो उन्होंने क्या दी, राय देना चालू करी। ठीक है, जब उनके सारे दुख दूर हो गए, उन्होंने क्या किया, राय देना चालू करी, और इस तरीके से उनका क्या हो गया, मिशन कंप्लीट हो गया, मिशन कंप्लीट हो गया। तो हम क्या बोल सकते हैं, हर दुख, गो हो गया, तो अगला नाम क्या हो जाएगा, हर गोविंद, हर गोविंद, आपको गो से याद रखना है। फिर उसके बाद हर राय, हर राय, हर राय, ठीक है, और मिशन से किशन, हर किशन, हर किशन, हर किशन। तो गो, राय, किशन, मिशन, इस तरीके से अगर आप याद रख पाओ तो रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। गोविंद, राय, किशन, और उसके बाद एक नाम आ जाएगा तेग बहादुर, तेग बहादुर, और तेग बहादुर के बाद आ जाएगा गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद, गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह। तो बेसिकली 5 नाम ये हो जाएंगे। तो हमको अगला अब क्या देखना है, हमको हर गोविंद जी के बारे में पढ़ना है। तो हमारे जो 6th गुरु हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे, हर गोविंद हो जाएंगे, हर गोविंद, हर गोविंद जी हो जाएंगे। ठीक है, हर गोविंद जी की अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो इनका टाइम पीरियड आप नोट कर सकते हो, 1606 से 1644 तक का इनका टाइम पीरियड देखने को मिलता है। इसको भी अपन अंडरलाइन कर देते हैं बढ़िया कलरफुल पिंक कलर से। ठीक, ये इनका टाइम पीरियड हो जाएगा। ये कौन थे, सन ऑफ अर्जुन देव, सन ऑफ अर्जुन देव। ठीक, इनको सच्चा बादशाह के नाम से भी जाना जाता है, सच्चा बादशाह के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने 12 फीट लंबाई का खाल तख्त बनवाया था, कंस्ट्रक्टेड 12 फीट अकाल तख्त, अकाल तख्त कहां पर, अमृतसर में, अमृतसर में। ठीक है, जहांगीर ने इनको 2 साल के लिए कैद कर लिया था, 2 साल के लिए कैद कैद में रखा था। कहां रखा था, मध्य प्रदेश की ग्वालियर फोर्ट में इनको कैद रखा था। ठीक है, और जब इनको रिहा किया था तो इन्होंने अपने साथ 52 राजाओं को भी छुड़ाया था, जिसको हम क्या बोलते हैं, बंदी छोड़ दिवस। और ये हमारा जो कहां पर ग्वालियर वाले फोर्ट में इनको रखा गया था, दाता बंदी बंदी छोड़ गुरुद्वारा वहां पर अभी देखने को मिल जाएगा। जब एमपी के संदर्भ पढ़ेंगे तब हम ये वाली बात वहां भी देखेंगे। ठीक है, इन्होंने क्या करा था, एक इंपॉर्टेंट इनके बारे में, क्रिएटेड क्रिएटेड दी सिख मार्शल आर्ट, मार्शल आर्ट जिसको गटका बोला जाता है, गटका। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, ट्रेंड सिख इन मिलिट्री आर्ट, मिलिट्री आर्ट, और इनको सोल्जर सेंट के नाम से भी जाना जाता है, सोल्जर सेंट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन किसके बारे में थी, गुरु गोविंद जी, गुरु गोविंद, सॉरी गुरु हरगोविंद जी के बारे में थी, हरगोविंद जी के बारे में थी। अगला अगर हम 7वें गुरु की बात करें, 7th गुरु की बात करें तो गुरु हर राय, गुरु हर राय। गुरु हर राय जी की अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो इनका टाइम पीरियड आपको देखने को मिलेगा 1644 से लेके 1661 तक का। ठीक, जब इनका समय था तब जो शाहजहां हुआ करते थे, शाहजहां, इनके लड़कों में क्या हो रहा था, वॉर ऑफ सक्सेशन चल रहा था, वॉर ऑफ सक्सेशन, जैसे उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था। ठीक है, और अगर आपको याद हो, जो अगर आपने मिडिवल हिस्ट्री पढ़ा हुआ है, तो बैटल ऑफ सामूगढ़, बैटल ऑफ सामूगढ़, सामूगढ़, सामूगढ़ में कौन है, दारा शिको, औरंगजेब का भाई दारा शिको हार गया था। ठीक है, दारा शिको हार गया था, फिर दारा शिको से इनसे मिलने आया था। ठीक है, इनका जो बड़ा लड़का था, इनका हर राय का, इनका जो बड़ा लड़का था, बड़े लड़के का अगर हम बात करें तो बड़े लड़के ने किसका, औरंगजेब का समर्थन किया था, ही सपोर्टेड दी औरंगजेब, और इसी कारण इन्होंने छोटे
बेटे को, जिनका नाम है हरकिशन, हरकिशन, हरकिशन जी को अगला गुरु अपॉइंट कर दिया था। इनके बारे में एक चीज और बोली जाती है कि मेंटेन लार्ज आर्मी ऑफ सिख सोल्जर। और ये कहां पर पैदा हुए थे? ये पंजाब में पैदा हुए थे। अब आप देखो, जैसे जैसे हम गुरुओं की श्रृंखला में आगे बढ़ रहे हैं, तो नानक जी ने जो पूरा सिख धर्म को फाउंड किया था, तो वो बेसिकली एक धर्म था, ठीक है, आध्यात्म से रिलेटेड था। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, परिस्थितियों के कारण क्या हो रहा है कि इनका ट्रांसफॉर्मेशन होता चला जा रहा है, किसमें? एज अ मिलिट्री सेंट, या एक सैन्य शक्ति के रूप में ये उभर रहे हैं। इनको क्या बोला जाता है? इनके लिए एक नाम और बोला जाता है, वो भी आप लिख लीजिए। इनको बोला टेंडर हार्टेड गुरु, टेंडर हार्टेड गुरु के नाम से भी इनको जाना जाता है। उसके बाद जो एट्थ गुरु हैं, एट्थ गुरु हरकिशन, हरकिशन। अगर हरकिशन जी के बारे में बात की जाए तो इनका टाइम पीरियड है आपका कितना? 1661 से लेके 1664 तक का ये टाइम पीरियड है। और ये सब 5 साल की उम्र में गुरु बन गए थे, गुरु की गद्दी पर बैठ गए थे। तो इनको क्या बोला जाता है? यंगेस्ट गुरु अमंग द ऑल, यंगेस्ट गुरु अमंग ऑल। इनका दूसरा नाम है बाल गुरु भी बोला जाता है, इनको बाल गुरु भी बोला जाता है, बाल पीर भी बोला जाता है, ठीक है। और इनकी जो डेथ हुई थी वो चेचक से हो गई थी, चेचक से इनकी डेथ हो गई थी। तो ये हमारे कौन से हो गए? हरकिशन हो गए। हरकिशन के बाद अगर हम अगले गुरु की बात करें, अगले गुरु का नाम आ जाएगा तेज बहादुर, तेग बहादुर, तेग बहादुर। अगर हम तेग बहादुर जी के बारे में बात करें, तो यहाँ पर इनके जो टेन्योर की बात होती है वो होती है 1764 से लेके 17, सॉरी इसको हटाओ, 17 क्यों, इनको भी हटाओ। इनके 1664 से 1675 ये टाइम पीरियड रहेगा। और औरंगजेब ने इन्हें बुलाया था, औरंगजेब ने इन्हें कहाँ बुलाया था? दिल्ली बुलाया था, और बोला था कि आप इस्लाम में कन्वर्ट हो जाओ। लेकिन इन्होंने इस्लाम में कन्वर्ट होने से मना कर दिया, और इसी कारण से औरंगजेब ने इनको क्या कर दिया? मार दिया, डेथ हो गई इनकी, ठीक है। तो बेसिकली आप इसमें लिख सकते हो, ही रिफ्यूज्ड टू कन्वर्ट टू इस्लाम एंड देयरफॉर beheaded by the औरंगजेब। और हमारे जो लास्ट गुरु की बात करते हैं, 10th गुरु की, हम ये लास्ट गुरु की यहाँ पर बात करें, इसका नाम था गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह, ठीक। इनका जो हमारा टाइम पीरियड की अगर हम बात करें, इनका टाइम पीरियड 1675 से लेके 1708, मतलब जस्ट औरंगजेब की डेथ के 1 साल बाद तक का इनका टाइम पीरियड है। यहाँ तक की बात क्लियर है, ठीक है। ये हमारे कौन से लास्ट गुरु रहे हैं? लास्ट गुरु रहे हैं, ठीक है। 9 साल की उम्र में गद्दी पे बैठे थे, ये गुरु बने थे, ठीक। और इन्होंने 1699 में इस्टेब्लिश खालसा पंथ को का इस्टेब्लिशमेंट किया था, खालसा पंथ का, ठीक है। और इनके द्वारा कुछ किताबें लिखी गई हैं, जिस किताबों का नाम है कृष्ण अवतार, और एक है विचित्र नाटक, विचित्र नाटक, ये इनकी बायोग्राफी है, ठीक। रिकम्पाइलेशन ऑफ आदि ग्रंथ, आदि ग्रंथ को रिकम्पाइल करने में भी इनका नाम आता है, ठीक है। आनंदपुर में, ठीक है, ये घटना है आपके लगभग 1701 से लेकर 1704 में, ठीक है। इनका आनंदपुर में इनका मुगल सेनाओं से युद्ध हुआ, मुगल सेना से क्या हुआ? युद्ध हुआ, ठीक है। तो इनके जो 2 लड़के थे, फतेह और जोरावर, उनको जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया, ठीक है। और इनकी डेथ 1708 में हुई थी, और इनको मारा किसने था? पठान अजीम खान ने इनको मार दिया था। और उससे पहले 1705 में भी इन्होंने एक युद्ध लड़ा था, जिसको बोलते हैं चकमोर का युद्ध, बैटल ऑफ चकमोर,
ठीक है, उसमें भी क्या है, इनके दो लड़के अजीत और जुझार दोनों मारे गए थे। तो अगर गुरु गोविंद सिंह के बारे में अगर 7 मार्कर क्वेश्चन आता है तो दिस मच इंफॉर्मेशन इज मोर देन सफिशिएंट टू राइट अबाउट दी गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, तो ये 10 गुरुओं की बात हो गई थी, और इनके बाद, ठीक है, ये लास्ट गुरु थे, और इनके बाद गुरु की जो पद था उसको समाप्त कर दिया गया। तो उसके बाद गुरु ग्रंथ साहिब को ही क्या मान लिया गया था, गुरु मान लिया गया था, गुरु मान लिया गया था। अब अगर हम बात करें इस पूरे लेक्चर में, तो हम अगर यहाँ से हमारा पहले वाली स्लाइड पे चलिए, हमने पहला फेज खत्म कर लिया शुरू के आधे घंटे में। सिखिज्म में कितने गुरु हैं, 10 गुरु हुए। तो हमने कौन कौन से देखे, नानक, अंगद, अमर राम, और अर्जुन के दुख हरता कौन, नानक, अंगद, अमर रामदास, अर्जन देव, फिर हर गोविंद, हर राय, हर किशन, तेग बहादुर, और हमारे आखिरी कौन है, गुरु गोविंद सिंह। तो ये 10 गुरु का हिसाब हमारे यहाँ पर कंप्लीट होता है। ठीक, अब हमको देखना है इसके सेकंड फेज में जाना है, मतलब अब ये हमारे यहाँ से धीरे धीरे क्या होंगे, संघर्ष करेंगे, ठीक है, और फिर राइज करेंगे। ठीक, तो हमने इनको पूरी जो इनका फेज था, हमने किस फेज, कितने फेज में इनको बोला, ठीक है, अगर हम पूरे फेज की बात करें तो हम लोगों ने इनके बारे में लिखा है। ठीक, एक फिर से एक बार रिवीजन करा देता हूं आपका। पहले फेज में इनका क्या होगा, परसिक्यूशन होगा, परसिक्यूशन, परसिक्यूशन, फिर रीऑर्गेनाइजेशन, 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 कन्फिडरेसी, कन्फिडरेसी, उसके बाद यूनिफिकेशन अंडर रंजीत सिंह, यूनिफिकेशन अंडर रंजीत सिंह, और उसके बाद इनका क्या होगा, ब्रिटिश एम्पायर इनको अपने में मिला लेगा। ठीक है, तो यहां पर हम एक चीज अब आगे बढ़ते हैं, इसके बाद इनके रिलेशनशिप की अगर हम बात करें कि द रिलेशनशिप ऑफ दिस गुरुज, रिलेशनशिप विथ मुगल्स, मुगलों के साथ इनके कैसे संबंध थे। तो इसमें हम बात करें कि स्पेशली औरंगजेब के टाइम, औरंग औरंगजेब के टाइम, औरंगजेब की अगर हम बात करें तो औरंगजेब के टाइम उसकी जो पॉलिसी थी इनटॉलरेंट की, इनटॉलरेंट, इनटॉलरेंट पॉलिसी कारण, ठीक है, दो नाम आते हैं आपको याद रखना, एटी, अर्जन देव और तेग बहादुर, तेग बहादुर, इन दोनों को बहुत बुरी तरीके से मार दिया गया था। ठीक है, और इसमें एक पॉइंट और लिख लेना, हम आगे इसको डिस्कस करेंगे कि सिख एम्पायर अचीव्ड ग्लोरी ड्यूरिंग अंडर द लीडरशिप ऑफ हुम, रंजीत सिंह, रंजीत सिंह के पीरियड में इन्होंने अपने ग्लोरी हासिल की। ठीक, यहां तक की बात क्लियर है। तो हम ये बात कर चुके हैं कि गुरु गोविंद सिंह, जो कि हमारे क्या बोले थे हमने, सब क्या हुआ कि गुरु गोविंद सिंह की अगर हम बात करें, ठीक है, तो इन्होंने, अब हम पॉलिटिकल डायमेंशन में चल रहे हैं। ठीक है, 1969 में, सॉरी 1969 नहीं, ठीक, हम बात कर रहे हैं 1669 में, 16, क्या गड़बड़ लिखा जा रहा है, 1696 में, 1696 की घटना है ये जो हमारे आखिरी गुरु थे, इन्होंने क्या करा था, ऑटोनोमस रीजन स्टेब्लिश करने की कोशिश करी थी। कैसे, ऑटोनोमस, ठीक है, रीजन स्टेब्लिश करने की थी, लेकिन क्या हुआ था कि बाद में इनको कैप्चर करके गुरु गोविंद सिंह जी को मार दिया गया। अब ये जो गुरु गोविंद सिंह के बाद जो पूरा मोर्चा है वो किसने संभाला, बंदा बहादुर ने संभाला। किसने संभाला, बंदा बहादुर ने। तो अगला नाम लिखेंगे हम बंदा बहादुर का, बंदा बहादुर का, बंदा बहादुर। बंदा बहादुर का अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो 1708 से लेके लगभग लगभग 1715-16 तक इसका टाइम पीरियड रहता है बंदा बहादुर का। अब बंदा बहादुर के बारे में भी कुछ आप इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये पैदा हुए थे, बंदा बहादुर पैदा हुए थे 1670 में। कहाँ पैदा हुए थे, ये कश्मीर में पैदा हुए थे, कश्मीर में, कश्मीर, और कश्मीर में भी जगह कौन सी थी, राजौरी, राजौरी, राजौरी। ठीक है, इनके बचपन का नाम हम बात करें, इनका जो ओरिजिनल नाम था लक्ष्मण, लक्ष्मण देव हुआ करता था। ठीक है, और एक नाम इनका माधव दास बैरागी, माधव दास बैरागी। ठीक है, अभी चूंकि कश्मीर में थे और कश्मीर से ये माइग्रेट करके कहां पर आए थे, ये नांदेड़ आए थे, महाराष्ट्र। अगर हम बात करें, नांदेड़ इज अ लोकेशन इन महाराष्ट्र। सो बेसिकली ये जो माधव दास बैरागी है, माइग्रेटेड, माइग्रेटेड टुवर्ड साउथ।
ठीक है, इन्होंने माइग्रेशन किया कहाँ, साउथ की तरफ, और कहाँ पर, नांदेड़। नांदेड़ में बहुत बढ़िया एक गुरुद्वारा बना हुआ है, नांदेड़ सचखंड गुरुद्वारा, नांदेड़ में। ठीक है, नांदेड़ में इनकी मुलाकात हुई थी गुरु गोविंद सिंह से, गुरु गोविंद सिंह से। ठीक है, और गुरु के सामने उन्होंने खुद को कैसे प्रेजेंट किया, ही प्रेजेंटेड हिमसेल्फ एज अ बंदा ऑफ गुरु। हम बोले हम गुरु के ही बंदे हैं, मतलब आप ही के बंदे हैं, और इसी कारण से इनका नाम क्या कहा जाता है, इनका नाम बोला जाता है बंदा बहादुर। बंदा बहादुर इनका नाम जाना जाता है। ठीक है, तो बंदा बहादुर को हम फर्स्ट पॉलिटिकल लीडर भी बोल सकते हैं, फर्स्ट पॉलिटिकल लीडर ऑफ सिख। हम सिखों का इनको पहला पॉलिटिकल लीडर भी बोल सकते हैं, जिन्होंने क्या करा, स्टेब्लिश सिख स्टेट। सिख स्टेट को एक इन्होंने मूर्त रूप दिया था। ठीक है, इन्होंने बेसिकली करा पंजाब क्षेत्र के जो किसान भाई थे, पीजेंट क्लास और जो लोअर क्लास के वर्कर थे, उनको क्या करा, उनको इंटीग्रेट करा, एकीकृत किया, और बेसिकली फॉट अगेंस्ट द मुगल अथॉरिटी एंड फॉट अगेंस्ट मुगल अथॉरिटी के इन्होंने के अगेंस्ट लगातार 8-9 साल तक इन्होंने संघर्ष किया। ठीक, अब इनके बारे में थोड़े इनके अचीवमेंट की बात करें। जब इनके संघर्ष के दौरान इन्होंने क्या करा, जो सरहिंद है, सरहिंद जगह, ठीक है, सरहिंद पे सूबेदार हुआ करते थे वजीर खान को हराकर इन्होंने 28 परगनों को अधिकार कर लिया था, और वहां पर इन्होंने गुरु नानक देव के और गुरु गोविंद सिंह के नाम के क्वाइंस मिंट कराए, उनकी सीलें चलवाई। ठीक है, और इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने एक नया नारा दिया था, इसको बोलते हैं फतेह दर्शन का इन्होंने नारा दिया था। ठीक, लेकिन हुआ क्या कि ये जो रिवोल्ट है ये थोड़ा सा कमजोर पड़ गया। ये रिवोल्ट कमजोर क्यों पड़ गया, ये भी समझ लो आप। ठीक है, ये जो इन्होंने रिवोल्ट किया था, रिवोल्ट जो मुगल अथॉरिटी के अगेंस्ट, ये इनका जो संघर्ष था वो क्या पड़ गया, वो वीक हो गया, कमजोर हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि कुछ जाट जमींदार हुआ करते थे, कुछ खत्री रिवेन्यू फार्मर हुआ करते थे। ठीक है, जो कि सिख कम्युनिटी से थे, उन्होंने मुगलों की तरफ जाके हाथ मिला लिए। ठीक है, जिसमें से एक नाम आता है चूड़ामन जाट ऑफ आगरा। ये अभी हम जाट किंगडम पढ़ेंगे इसके बाद, कि जाटों का किस तरीके से राइज हुआ और किस तरीके से जाट रूल खत्म हुआ। तो उसमें भी आपको नाम देखने को मिलेगा, गोकुल का नाम देखने को मिलेगा, आपको बदन सिंह का नाम देखने को मिलेगा, चूड़ामन जाट का नाम देखने को मिलेगा, सूरजमल का नाम देखने को मिलेगा, तब हम बात करेंगे। ठीक है, फिर अल्टीमेटली जब हमने पढ़ा था डिक्लाइन ऑफ लेटर मुल्क, बहादुर शाह, जहानदार शाह, फरुखसियार, जो फरुखसियार का पीरियड था, तो बहादुर, अगर हम बात करें ये बंदा बहादुर को किसने, अगर हम बात करें तो फरुखसियार ने कैप्चर कर लिया था। तो बंदा बहादुर कैप्चर्ड बाय हुम, फरुखसियार ने कैप्चर कर लिया। ठीक है, और बंदा बहादुर को मार दिया गया। ठीक, यहां तक की बात क्लियर है। तो ये बंदा बहादुर के रूल से हम कहां तक आ गए, हम बंदा बहादुर से हम 1716 तक आ गए। ठीक, यहां तक की बात क्लियर है। अब बंदा बहादुर के बाद अगर हम बात करें आगे की, इनकी थोड़ा सा हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो बंदा आफ्टर डेथ ऑफ बंदा बहादुर की डेथ के बाद इनको काफी तरीके से क्या किया, इनका बहुत जबरदस्त तरीके से परसिक्यूशन किया गया। ठीक है, मतलब इनका काफी दमन किया गया, बिखराव की स्थिति थी, और लगभग 1716 से लेके जो 1733 तक का टाइम था, ये तुम्हारा परसिक्यूशन वाला फेज कहलाता है। ठीक है, लेकिन फिर 1733 से लेके 1748 तक इन्होंने क्या करा, खुद को रीऑर्गेनाइज किया। क्या करा, पुनर्गठन या इन्होंने रीऑर्गेनाइज किया। ठीक है, रेजिस्टेंस दिया। ठीक, और तो आप इसको RR से याद कर सकते हो, रेजिस्टेंस दिया और रीऑर्गेनाइजेशन इन्होंने खुद का किया। यहां तक की बात अगर हम आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद जो 1748 से लेके 1765 तक ये वाला जो पूरा पीरियड कहलाता है, और इनफैक्ट इसको हम आगे एक्सटेंड कर सकते हैं 1799 तक। इस पूरे पीरियड को हम बोलते हैं क्या, द सिख कॉन्फेडरेसी,
द सिख कॉन्फेडरेसी, संगठन मिसल एरिया भी बोला जाता है। और 1799 के बाद रंजीत सिंह के अंदर में इसका क्या हुआ, यूनिफिकेशन अंडर रंजीत सिंह। रंजीत सिंह। तो अब देखो सिचुएशन क्या हो रही है। अब यहां तक पूरी कहानी अगर समझ में आ गई हो तो मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं। तो हम ये बोल सकते हैं कि वीकनिंग ऑफ, अब देखो कि ऐसा कौन कौन से, व्हाट आर द रीजन बिहाइंड द राइज ऑफ सिख स्टेट। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें पहला फैक्टर हम लिख सकते हैं वीकनिंग ऑफ सेंट्रल सेंट्रल मुगल अथॉरिटी। मुगल अथॉरिटी, ये तो हम शुरू से पढ़ते ही चले आ रहे हैं कि एक कारण यही है कि सेंट्रल अथॉरिटी का वीक होना, डिक्लाइन ऑफ द मुगल्स। ठीक है, उसके बाद इन्वेजन, हमारे बाहरी इन्वेजन भी हुए हैं। इन्वेजन किस किस के हुए हैं, नादिर शाह का हुआ है, नादिर शाह का, अहमद शाह अब्दाली का। सो बेसिकली ये जो इन्वेजन के कारण अंडरमाइन द मुगल अथॉरिटी इन पंजाब रीजन। और एक जो तीसरा इंपॉर्टेंट कारण हम बोल सकते हैं कि डिफीट ऑफ मराठा। कहाँ हारे थे ये, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 में हारे थे, जिसके कारण किया हुआ इन्फ्लुएंस मराठा लेजिटिमेसी इन पंजाब रीजन। ठीक है, और जैसे ही अब्दाली ने विड्रॉ किया, अब्दाली के विड्रॉवल कहां से, पंजाब से। जैसे इन्होंने पंजाब से विड्रॉवल किया, पंजाब में क्या हुई, पॉलिटिकल वैक्यूम की सिचुएशन क्रिएट हो गई, राजनैतिक शून्यता। अगर हमसे पूछा जाए तो दीज आर द बेसिक कॉज या बेसिक रीजंस फॉर द राइज ऑफ सिख किंगडम इन द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर और टिपिकली इन पंजाब रीजन। मुगल अथॉरिटी का वीक होना। ठीक, अब हम क्या बात कर रहे हैं, अब ये बात पूरी समझ में आ गई यहां तक। अब ये इस तरीके से पूरा ये काम चलेगा। इसमें दो टर्म आपके लिए होमवर्क रहेगी, आपको दो टर्म देख के आना है। आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हो। एक होता है सरबत खालसा, और एक होता है गुरुमत्ता। बेसिकली दीज आर कंसिडर एज ए इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन इन द सिख कम्युनिटी। हमको ये बेसिक पार्लियामेंट बोल सकते हैं। और जो डिसीजन मेकिंग होता था वो हमारा कंबाइंड तरीके से सर्वसम्मति से होता था, उसको गुरुमता बोलते हैं। इसको थोड़ा सा आप सर्च करके आइएगा। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो 1761 के बाद की जो घटना है, इनमें हुआ क्या। ठीक है, पहली बात मराठा हुए वीक, पहली बात। दूसरी, सिखों को अपॉर्चुनिटी मिली, अपॉर्चुनिटी मिली। ठीक है, तो पंजाब में छोटे छोटे राज्य स्टेब्लिश होने लग गए। पंजाब में क्या हुआ, स्मॉल स्टेट्स। ठीक है, जिसको हम स्मॉल स्टेट को हम बोल सकते हैं रीजनल कॉन्फेडरेसी। और रीजनल कॉन्फेडरेसी को हम बोलते हैं मिसल्स। क्या बोलते हैं, मिसल बोलते हैं। तो हम देखा जाए कि हमारे पूरे उस पर्टिकुलर क्षेत्र में कितनी मिसल हुआ करती थी, 12 मिसल हुआ करती थी। 12 में से सारे हमारे लिए नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट नाम है वो 3-4 हैं। आप उन 3-4 को नाम याद रख सकते हो। और एक नाम आपको याद रखना है, एमपीपीएससी में पूछा जा चुका है। तो पहली मिसल का नाम था भंगी, दूसरी मिसल का नाम था अलहूवालिया, तीसरी का नाम था सुखर चकिया। ये इसी मिसल से हुए थे रंजीत सिंह। तो महाराणा रंजीत सिंह किस मिसल को बिलोंग करते थे, ये क्वेश्चन एमपीपीएससी में पूछा जा चुका है। ठीक है, हिनिया और नक्कई ये कुछ मिसल हैं। और इसमें से ये जो है भंगी मिसल काफी पावरफुल हुआ करती थी। ठीक है, और ये जो मिसल हुआ करती थी, इन सारे मिसलों के ग्रुप को ही क्या बोला जाता था, इसको दल खालसा बोला जाता था। दल खालसा बोला जाता था।
ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि ये जो मिसल है ये बेसिकली हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन है और दल खाल ने सबको मिला लिया, तो ये मिसल को अब इंटीग्रेशन करने का काम कौन करेंगे? ये रंजीत सिंह करेंगे। ये कौन करेंगे? रंजीत सिंह करेंगे। तो अब हमको अगला पढ़ना है रंजीत सिंह के बारे में। किसके बारे में? रंजीत सिंह के बारे में। रंजीत सिंह के बारे में। रंजीत सिंह के बारे में। इनकी जो हम टाइम पीरियड की बात करें तो हम 1792 से 1839 पीरियड की बात करते हैं। ठीक, इस टाइम पीरियड की बात करते हैं रंजीत सिंह के। ठीक है। अब देखो इनका जो जन्म हुआ था रंजीत सिंह का, रंजीत सिंह के जन्म के बारे में अगर बात करें तो 1780 में तो ये पैदा हो गए थे। ठीक। और इनके और ये कौन सी मिस्र में पैदा हुए थे? सुकर चकिया। सुकर चकिया मिस्र में पैदा हुए थे और इनके पापा का नाम था महासिंह। 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 ठीक है। इनका जो ओरिजिनल नाम था, इनिशियल नाम था, जो बुद्ध सिंह हुआ करता था। बुद्ध सिंह। ठीक है। इन्होंने 10 वर्ष की आयु में एट द एज ऑफ 10 ईयर ही पार्टिसिपेटेड इन बैटल। पार्टिसिपेटेड इन बैटल, और इसी कारण से इनका नाम पड़ गया रण, और ये जीत भी गए थे। तो ये बेसिकली इन्होंने रण में पार्टिसिपेट किया, उस रण में क्या कर गए? जीत गए, इसलिए इनका नाम क्या पड़ गया? रणजीत सिंह पड़ गया। ठीक है। और 1997 में इनके पिताजी की डेथ हो गई, तो पूरा की पूरा किसके? 1997 में पूरा की पूरा इनके हाथ में, पूरा की पूरा इन्हीं के हाथ में आ गया, रंजीत सिंह के हाथ में। 1799 में इन्होंने क्या करा? लाहौर को कैप्चर कर लिया। लाहौर कैप्चर कर लिया। ठीक है। और 1801 में इनका क्या हुआ? कोरोनेशन हुआ। कोरोनेशन हुआ, राज्यभिषेक हुआ। और इन्होंने क्या, इनको टाइटल क्या लिया? इन्होंने टाइटल अडॉप्ट किया, कौन सा? महाराजा। महाराजा, इसलिए इनका नाम है महाराजा रंजीत सिंह। ठीक। ये काफी ज्यादा महत्वाकांक्षी, हाईली एम्बिशियस थे। हाईली एम्बिशियस हुआ करते थे। ठीक है। और इनके पंगे ब्रिटिशर से होना तय थे, क्योंकि उनकी क्या थी? साम्राज्यवाद की नीति थी, इंपीरियलिज्म की नीति हुआ करती थी। तो अगर हम आगे बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, देखने को मिलता है कि जो लॉर्ड मिंटो थे, लॉर्ड मिंटो ने किसको भेजा? मेटकाफ को भेजा। मेटकाफ को भेजा, बोले जाओ इनसे संधि करो। तो एक होता है तुम्हारा ट्रीटी ऑफ अमृतसर, ये आपको याद रखना है। अमृतसर की ट्रीटी कब हुई थी? 1809 में हुई थी। ठीक है। इसके प्रोविजन हम देखेंगे ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध में, जब हम हमारा 4th पिलर पढ़ेंगे। ठीक है। आप इसको केएमपी के नाम से भी याद कर सकते हो। केएमपी, कीर मीना पारदी, ये हम ट्राइब्स में पढ़ते हैं, लेकिन हमको यहाँ पर क्या देखना है? बेसिकली इन्होंने क्या करा? के फॉर काश्मीर, काश्मीर, एम फॉर मुल्तान, एम फॉर मुल्तान, और पी फॉर पेशावर, पेशावर, पेशावर। तो बेसिकली अगर हम बात करें, मुल्तान को इन्होंने एक्वायर कर लिया था 1818 में, कश्मीर को इन्होंने एक्वायर कर लिया था 1819 में, और पेशावर को इन्होंने 1834 में अपने साम्राज्य में मिला लिया था। इनको साम्राज्य बढ़ गया था। ठीक है। और इनके रिलेशन ब्रिटिशर्स के साथ काफी ठीक थे, मतलब ये अच्छे रिलेशन मेंटेन करके रखे थे ब्रिटिशर्स के साथ में। ठीक है। तो ये इसके लिए कई सारे पॉइंट आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक। अगर हम बात करें इसमें तो देखो क्या होता है कि जब नेपाल, एंग्लो नेपाल वॉर चल रहा था, एंग्लो नेपाल वॉर, इसका टाइम पीरियड अगर आपको याद हो तो 1814 से 1816 का टाइम पीरियड है। तो जब नेपाल ने अंग्रेजों की हालत खराब कर दी थी, ठीक है, यहां तक कि तो नेपाल ने की हेल्प नहीं करी गई रंजीत सिंह द्वारा ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में। ठीक है। फिर उसके बाद हम थर्ड एंग्लो मराठा वॉर की बात करें। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर में भोसले ने रंजीत सिंह से मदद मांगी ब्रिटिशर्स के खिलाफ, इन्होंने नहीं करी। ठीक है। 1825 में भरतपुर के राजा ने मदद मांगी, इन्होंने नहीं करी। ठीक है। और एंग्लो बर्मा वॉर, एंग्लो बर्मा वॉर, ये 1824 में 1826 में हुआ। यहां पर भी क्या हुआ? अंग्रेजों की हालत खराब हो गई थी, मतलब अंग्रेज जो ब्रिटिशर्स थे वो काफी वल्नरेबल स्टेज में आ गए थे, तब भी इन्होंने इनका फायदा नहीं उठाया। तो बेसिकली मंशा कुछ भी रही हो, कभी भी इन्होंने, इनके संग संबंध अंग्रेजों के संग अच्छे रहे। फिर हम अगर बात करें 1826 में वहाबी जाति ने इनके खिलाफ षड्यंत्र रचा, और ये इनकी टेरिटरी में, अंग्रेजों की टेरिटरी में रह के ही किया। मतलब वहाबी जाति ने इनके खिलाफ जिहाद की घोषणा कर दी थी। अंग्रेज सब जानते थे, लेकिन अंग्रेजों ने कभी बोला नहीं, क्योंकि अंग्रेजों को पता था कि इन दोनों को आपस में लड़ने दो और एनर्जी खराब करने दो।
यहाँ तक की बात क्लियर है। और इनके रंजीत सिंह के टाइम पर अगर हम बात करते हैं तो एक पॉइंट आप नोट कर सकते हो, ही हैड साइंड ट्राईपार्टाइड ट्रिटी विथ ईस्ट इंडिया कंपनी एंड शाह सूजा। देखो ये इन 1838 के आसपास की बात है। ये वाली पिक्चर आपको और अच्छे से क्लियर होगी जब हम ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिख देखेंगे, ठीक है, पंजाब देखेंगे। और 1839 में इनकी क्या हो जाती है, इनकी डेथ हो जाती है। 1839 में इनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। जैसे ही रंजीत सिंह की डेथ होगी, रंजीत सिंह के टाइम पर क्या हुआ, धीरे धीरे उठना चाहिए, रंजीत सिंह की ग्लोरी पे गया। और रंजीत सिंह की डेथ के बाद 1839 में इनका क्या हो जाएगा, धीरे धीरे पतन चालू हो जाएगा और ब्रिटिशर्स यहाँ पर उठना चालू हो जाएंगे। ब्रिटिशर्स, और यहाँ पर दो एंग्लो सिख वॉर लड़े जाएंगे, तो ठीक है। तो जो फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर होगा 1845 से 46, और अगला जो एंग्लो सिख वॉर होगा 1848 1849 में। ये दो बैटल हम कवर कहां करेंगे, हम ये पिलर 4 में ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ पंजाब, जब हम ये पढ़ेंगे तब ये वाला टॉपिक हम दो एंग्लो सिख वॉर वहां कवर करेंगे। तो इस तरीके से हमने पूरा क्या देखा, हमने पूरा सिख किंगडम देख लिया। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पार्ट आएगा वो आएगा आपका किस पे, जाट किंगडम पे। और जाट किंगडम के बाद हमको देखना है मैसूर, राजपूत और केरल, तो इनको मैं एक ही पार्ट में ले आऊंगा। तो इस तरीके से हमारे पूरे 4 से 5 पार्टों में राइज ऑफ रीजनल स्टेट कंप्लीट हो जाएगा, और इस तरीके से हमारा सेकंड पिलर भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, यहां तक की बात अगर क्लियर है तो मैं इस लेक्चर को यहीं पर पॉज करता हूं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।